वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विस्टास का थर्ड चैप्टर फ्रॉम क्लास 12 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोषी। ये आपका डिटेल सीरीज़ के थ्रू है, तो जितने भी चैप्टर्स हैं इसमें सारे आपके लाइन टू लाइन एक्सप्लेन हुए हैं, तो ये चैप्टर भी हम लाइन टू लाइन ही देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोषी। एंड तिशानी इसमें अपनी एक जर्नी बताती हैं। जब वो एक प्रोग्राम था उसके तहत ये गई थी अंटार्कटिका साउथ में, और वहाँ उन्होंने नेचर को कैसे फील किया और नेचर को देख कर उन्होंने क्या सोचा कि एक्चुअली में यंग एज के बच्चों को वहाँ क्यों जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the academic Shoklovsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, अंटार्कटिका। वे कहती है कि इस साल की बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने अपने आप को एक रशियन रिसर्च वेसल था, वेसल का मतलब शिप है, और उसका नाम था एकेडमिक शोकलस्की। मैंने उसमें अपने आप को पाया, यानी कि ये उसमें थी उस टाइम पर जब उन्होंने ये चीज़ याद की। और वो जो वेसल था वो एक्चुअली में किस तरफ की ओर जा रहा था, जो सबसे दुनिया का जो सबसे कोल्डेस्ट, सबसे ड्राइएस्ट और सबसे ज़्यादा ठंडी हवा वाला जो कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है अंटार्कटिका, उस तरफ की ओर जा रहा था। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इन मद्रास। मेरी जर्नी मद्रास से स्टार्ट हुई जो कि इक्वेटर से 13.09 डिग्री पर था। एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स। और हाँ, कह रहे कि इस जर्नी में बहुत सारी क्रॉसिंग्स थी, जैसे कि 9 टाइम जोन्स उन्हें मिले, 6 चेक पॉइंट्स उन्होंने कवर किए, और बहुत बड़ी बड़ी जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, सीज़ वगैरह और ओशन वगैरह, उसमें से उन्होंने वाटर बॉडीज़ जो क्रॉस की वो लगभग 3 थी। एंड बहुत सारे इकोस्फीयर्स को उन्होंने क्रॉस किया अंटार्कटिका पहुँचने के लिए। By the time I actually set foot on the Antarctica continent, I had been traveling over 100 hours. वो ये कह रही जब मैंने अंटार्कटिका की ज़मीन पर कदम रखा, तो वो ये कह रही तब तक मैंने लगभग 100 घंटे अपने जर्नी के पूरे किए थे। और वो 100 घंटे में क्या क्या कॉम्बिनेशन था, बाई कार, एरोप्लेन एंड शिप। पहले उन्होंने कार से जर्नी की, कुछ दूरी के लिए उन्होंने एरोप्लेन का यूज़ किया, और सबसे लास्ट में उन्होंने फिर शिप में अपनी जर्नी कंप्लीट की। सो माई फर्स्ट इमोशन on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief। और इस तरीके से जो मेरा पहला इमोशन था, पहला जो मेरे अंदर जो भावना आई थी किस चीज़ को देखा, अंटार्कटिका का इतना बड़ा जो वाइट लैंडस्केप था, पूरी जगह पर सिर्फ वही फैला हुआ दिख रहा था, बर्फ़ की चादर थी और वहाँ कुछ था ही नहीं। और तो और अनइंटरप्टेड का मतलब है ना तो वहाँ कोई पेड़ पौधे, न कोई इंसान, न बीच में कोई ऐसी चीज़ थी जो उस एक्सपेंस वे को इंटरप्ट करे। तो करें कि इस चीज़ को देख कर मुझे बहुत सुकून मिला। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। और तो और मैंने इस चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा एक वंडर फील किया, एक आश्चर्य फील किया, और एक बहुत एक्सट्रीमनेस थी मेरी सारी और पार जो उनकी फीलिंग्स थी। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, जो उनका आश्चर्य था ना वो अपनी चरम सीमा पर था। इट्स आइसोलेशन, इसका एकाकीपन, वहाँ का जो एकदम अकेलापन था। बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। वो कह रहे हैं कि लेकिन एक चीज़ जो इसमें सबसे बड़ा जो वंडर था मेरे लिए वो ये था कि ये जानना कि इंडिया और अंटार्कटिका कभी सेम लैंड मास का पार्ट होते थे। 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent। amalgamated का मतलब है जब दुनिया से बिल्कुल अलग, इतना विशाल और सबको बिल्कुल एकदम अपने कंसर्न लेने वाला जो ये साउथ एरिया का जो सुपर कॉन्टिनेंट होता था उसका नाम था गोंडवाना। डिड इंडीड एग्जिस्ट, ये कभी वाकई में एग्जिस्ट करता था। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे की बात करें तो लगभग जो इस समय का अंटार्कटिका है वो वही होता था। थिंग्स वर
क्वाइट डिफरेंट देन। उस टाइम पर चीज़ें बिल्कुल अलग थी। ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन। इस ग्लोबल सीन तक तो इंसान वहाँ पर पहुँचा ही नहीं था। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर। और उस समय तो जो क्लाइमेट था बहुत ज़्यादा गर्म था। होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। गर्म होने की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी फ्लोरा और फौना की। फ्लोरा मतलब फूल पत्तियों की, फौना का मतलब जानवर, इंसान, जो प्राणी हैं। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्रिव्ड। वो कह रहे हैं कि 500 मिलियन तक तो जो गोंडवाना लैंड था खूब फला फूला। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट। लेकिन जब डायनासोर्स पूरी तरीके से ख़त्म हो गए, एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडर वे। और जब मैमल्स का एज आ रहा था, द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट। तब लैंड मास को फोर्स किया गया, उसके ऊपर इतना भार बढ़ा कि वो कई सारे कंट्रीज़ में बट गया। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। और कुछ लगभग ऐसा शेप बन गया जैसे कि हम अभी ग्लोब को जानते हैं। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। कह रहे अब अंटार्कटिका में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर जो हम लोग देखते हैं, जर्नी करते हैं, तो ये कह रहे कि एक हिस्ट्री का पार्ट ही आप समझो। टू गेट अ ग्रेस्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम। वहाँ जा कर के हम ये जान सकते हैं कि हम कैसे आए, कहाँ से आए, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। और हम कहाँ की ओर जा रहे हैं, अगर इसके बारे में जानना है तो वो अंटार्कटिका ही है। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ, अब ये लिखा हुआ है कॉर्डिलरन। कॉर्डिलरन का मतलब है जो फोल्ड्स हैं, जो माउंटेन्स हैं, प्रीकैम्ब्रियन, जो ग्रेनाइट शील्ड्स हैं, ओजोन एंड कार्बन, जो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगी, वहीं देखने को मिलेंगी। अब वो यहाँ पर करें एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, किसी चीज़ का उद्गम होना, किसी चीज़ का ख़त्म होना। वेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट, अब जब आप ये सब चीज़ों के बारे में सोचते हो, कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स। और ये सारी चीज़ें घटित होने में लगभग 1 मिलियन ईयर्स लग गए। इट कांट गेट प्रेटी माइंड ब्लोइंग। आपको लगता नहीं है कि एकदम दिमाग को खौला देने वाला, एकदम उलझन में डालने वाला है। इमेजिन, कह रहे वो इमेजिन करो, इंडिया पुशिंग नॉर्थलैंड्स। जो इंडिया थी वो नॉर्थलैंड्स की तरफ पुश कर रही थी। जैमिंग अगेंस्ट द एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फ्रॉम द हिमालयाज। एशिया में इसने क्या किया कि जो एशिया के अगेंस्ट में था, तो बार बार झटके लगा करके इसने क्या किया, जो ज़मीन की जो क्रस्ट थी उसको बकल करने के बाद हिमालयाज को फॉर्म किया। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका। और जो साउथ अमेरिका था वो ड्रिफ्ट होकर के ऊपर की ओर जा रहा था नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन करने के लिए। ओपनिंग अप द ड्रेक पासेज। इन दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में जो उत्तरी अमेरिका और आपका दक्षिण अमेरिका है, यानी नॉर्थ एंड सदर्न अमेरिका, उसके बीच का जो ये पार्ट है, जो पासेज है, उसको बोलते हैं ड्रेक पास। टू क्रिएट अ कोल्ड, अब यहाँ पर लिखा है सरकमप्लन। अब यहाँ पर सरकमप्लन का मतलब है कि जो एक सरकम की ओर से कहने का मतलब है कि जो करंट धारा होती है, ठंडी वाली जो धारा, वो करे कि वो अंटार्कटिका की तरफ होकर के निकली। जो अंटार्कटिका की तरफ जब इतनी ठंडी हवा पहुंची तो जो अंटार्कटिका था वो पूरी तरीके से फ्रीज हो गया। फ्रीज का मतलब एकदम बिल्कुल ठंडा हो गया, डिसोलेट, बिल्कुल खाली हो गया। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और ये दुनिया के सबसे नीचे की ओर चला गया, क्योंकि जो हमारा अंटार्कटिका वो सदर्न एरिया में, ये सदर्न पार्ट है वो पूरी दुनिया का। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, मेरी जैसी भगवान सूरज की पूजा करने का मतलब क्या है, जो सन बात बहुत अच्छे तरीके से लेती हो। 2 weeks इन अ प्लेस वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर सॉल्टेड इज़ अ चिलिंग प्रॉस्पेक्ट। कह रहे कि मेरी जैसी गर्मी जगह की रहने वाली लड़की के लिए 2 हफ्ते ऐसी जगह पर रहना जहाँ पर पूरी अर्थ का 90% जो आइस का पार्ट है वो वहाँ पर है, और तो और उसने पूरी चीज़ों को, यानी कि उसका चाहे फिजिकली ले लो, नॉट जस्ट लिखा हुआ सर्कुलेटरी बट मेटाबॉलिक फंक्शंस। मेटाबॉलिक का मतलब है जो अगर वो जो उसके विचार से, उसकी जो थिंकिंग थी, उन तक को भी उन्होंने फ्रीज करके रखा था वहाँ के क्लाइमेट ने। बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, और तो और मेटाबॉलिक हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, इमेजिनेशन मैंने बता दिया आपको। इट इज़ लाइक वॉकिंग इन द जायंट पिंग पोंग बॉल। कह रहे हैं ये तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ी पिंग पोंग बॉल हो और उसके अंदर हम वॉकिंग कर रहे हों। डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, पहली बात तो किसी इंसान का नामो निशान नहीं था, उससे अलग होना। नो ट्रीज, कोई पेड़ पौधे नहीं।
बिलबोर्ड्स यानी कि किसी भी तरीके की बिल्डिंग्स, बिलबोर्ड्स का मतलब है किसी भी तरीके की सूचना, कम्युनिकेशन, कुछ भी नहीं था। इवन यू लॉस ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। आप यहाँ पर अर्थली सेंस का मतलब है दुनिया से बिल्कुल आप अलग हो जाते हो अगर आप यहाँ पर आते हो। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक द माइटी। कह रहे हैं कि जो यहाँ का विजुअल स्केल है वो आप माइक्रोस्कोपिक चीज़ से लेकर के एक विशाल चीज़ों तक का, यानी कि आप छोटी सी चीज़ देख करके बड़ी चीज़ों का भी यहाँ पर फील कर सकते हो। मिस एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल्स। कह रहे हैं कि मिस एंड माइट्स का मतलब है छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर के व्हेल तक का आप नज़ारा ले सकते हो। एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज। और तो और जो आइसबर्ग्स थी वो तो कुछ कुछ ऐसे आइसबर्ग्स थे जो कई कंट्रियों के लगभग इतने बड़े बड़े थे। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड, अच्छा उसमें से जो सबसे बड़ा आइसबर्ग रिकॉर्ड किया गया है उसका साइज बेल्जियम के इतना था। डेज गो ऑन एंड ऑन इन सरियल 24 आवर्स ऑस्ट्रल समर लाइट। दिन मतलब कि गुजरते चले गए जो वहाँ पर सरियल 24 ऑस्ट्रल समर लाइट का मतलब है कि एक जो गर्मियों वाले दिन थे वो तो वहाँ वो मिस ही कर रहे थे। एंड और लिखा हुआ है यूबिक्विटस साइलेंस। यूबिक्विटस साइलेंस का मतलब है कि सब व्याप्त, सब जगह जो एक चुप्पी पूरे अंटार्कटिका में फैली हुई थी। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलैंच और सैल्विंग आइस शीट्स। अच्छा जो वहाँ शांति फैली हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ जो इंटरप्ट हुई किसकी वजह से हुई, जो आइस शीट्स थी जब वो एक दूसरे से क्रैक होकर टूटी या लड़खड़ाई। और ये किस वजह से हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ समर लाइट्स की वजह से हो रहा था। इट्स एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू। यही वो नज़ारा है जो आपको फोर्स करेगा टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, कि तुम अपने आप को उस कॉन्टेक्स्ट को देखो, अपने उस कॉन्टेक्स्ट को फील करो कि किस तरीके से जो ज़मीन है उसका जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो कैसे यहाँ पर रह कर के चेंज हुआ, किस तरीके से कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ, अलग अलग देश बने। एंड फॉर ह्यूमन्स द लिखा हुआ प्रोग्नोसिस इजंट गुड। नेक्स्ट, human civilizations have been around for approximately 12,000 years। कह रहे हैं कि जो इंसान का जो सिविलाइजेशन मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन मतलब है कि जो इंसानों का जो संस्कृति है, मनुष्य संस्कृति है जो वो लगभग 12,000 साल पहले से ही है। बेयरली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। और जो 12,000 साल है ना, ये जो जियोलॉजिकल क्लॉक है उसके हिसाब तो ये कुछ सेकंड ही है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, इतने छोटे से समय में वी हैव मैनेज्ड, हमने क्या मैनेज किया है, टू क्रिएट क्वाइटर रिबक्स। अब यहाँ पर लिखा रकस इचिंग आर डोमिनेंस ओवर नेचर विद और विलेजेस, टाउन्स, सिटीज़, मेगा सिटीज़। और इतने थोड़े से समय में हमने क्या किया है, हमने कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया। और किस तरीके से हमने अपना आधिपत्य जमाने के लिए बहुत सारे, चाहे वो गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे वो मेगा सिटीज़ हो, इन चीज़ों में अपना आधिपत्य दिखाने के लिए हमने कितने चेंजेस कर दिए इतने कम समय में। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। जो एकदम से अचानक से जो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ा है उसने क्या किया, हमें एक युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से हम दूसरी स्पीसीज से लड़ाई कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका यूज़ करने के लिए। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल्स, और जिनकी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ज़रूरत ना होने पर भी जो फॉसिल्स की हम बिना किसी कमी के उसको खपत लेते जा रहे हैं, उसको जलाते जा रहे हैं। फ्यूल्स हैज़ नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। उन फॉसिल्स के जलाने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का तो एक ब्लैंकेट पूरा छा गया है पूरी दुनिया के ऊपर, विच इज़ स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जिसकी वजह से धीमे धीमे लेकिन ये निश्चित है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर है वो धीमे धीमे बढ़ा जरूर रहा है। Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time। कह रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज था, जो हमारे टाइम पर जो डिबेट्स वगैरह हुआ करते थे, तो सबसे हॉट टॉपिक हुआ करता था, सबसे ज़्यादा चहल पहल वाला।
विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट इंटायरली, क्या जो वेस्ट अंटार्कटिका क्या इसकी शीट पूरी तरीके से पिघल जाएगी? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड, जो गल्फ स्ट्रीम है क्या पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, जैसा हमें लगता है तो क्या एक दिन दुनिया इसी की वजह से ख़त्म हो जाएगी? मे बी नॉट, हो सकता है ख़त्म हो भी जाए और शायद नहीं भी। ईदर वे अंटार्कटिका इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट, और तो और जो ये डिबेट हुआ करता थे, जो टॉपिक थे उसमें अंटार्कटिका सबसे क्रूशियल पॉइंट होता था। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, और ये वजह सिर्फ यही एक वजह नहीं थी कि सिर्फ यही एक दुनिया में ऐसी जगह है विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयर फोर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन इन दिस रिस्पेक्ट, कि इस वजह से सिर्फ कि यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन कभी डेवलप नहीं कर पाई, बट मोर इम्पॉर्टेंटली, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट तथ्य था इसको डिबेट में सबसे क्रूशियल पॉइंट माने जाने का, वो ये था कि इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स, अपने इस जो इसके बर्फ़ की जो परतें हैं 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स, वही लगभग 500,000 ईयर से एक के पहले के जो कार्बन रिकॉर्ड्स है ना, इन्होंने अपने आइस शीट्स, ये लिखा ना ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस की जो परत है उनमें छिपा रखे उनके राज। इस वजह से ज़्यादा डिबेट का हॉट और क्रूशियल पॉइंट होता था। इफ़ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर हम स्टडी करना चाहते हैं चाहे अर्थ का पास्ट हो चाहे प्रेजेंट या फ्यूचर, अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। तो वो अंटार्कटिका ऐसी जगह है जहाँ जाकर के हम उसे अच्छे से एग्जामिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रोग्राम का जिक्र हुआ है, स्टैंड ऑन आइस, ये एक प्रोग्राम था। आई वॉज वर्किंग विद ऑन इट, शोकलस्की एम्स टू डू एग्जैक्टली this by taking high school students to the ends of the world and providing them with the inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for the planet। अच्छा, जो ये प्रोग्राम था इसमें मैं काम कर रही थी जो सोकलस्की के साथ में, और इसका जो एम था वो यही था कि हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को अपने साथ ले जाना दुनिया के इस अंत में, और उन्हें सारी जो भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ थी और जो इंस्पायरेशन मोटिवेशनल जो भी चीज़ें थी हम उन्हें प्रोवाइड करें। इससे क्या होगा कि जो आगे आने वाला जो जीवन है और जो अपना प्लैनेट है उसको अच्छे से समझने के लिए इनको बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे, बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, और जो ये ऑपरेशन लगभग 6 साल हो गया है जो लगातार चलता जा रहा है, हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, और जो ये प्रोग्राम है इसको हेड करने वाले हैं जियोफ ग्रीन जो कि कनाडियन हैं। हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज़ एंड रिटायर्ड रिच, करें वो बहुत बोर हो चुके थे सेलिब्रिटीज़ और रिटायर्ड जो रिच लोग थे उन लोगों से मिलने जुलने से। क्यूरियसिटी सीकर्स हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे, जो क्यूरियसिटी सीकर्स होते हैं वो उनका जो तरीका है जीने का, जो एक ट्रीट करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल एक सीमित तरीका होता है। विद स्टैंड ऑन आइस जो ये एक प्रोग्राम था, ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन, उन्होंने क्या किया था, जो फ्यूचर जनरेशन का मतलब है जो इस समय लगभग टीनेज के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें जो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है उन्हें इस एज में ये चीज़ें एब्जॉर्व करने का सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म देंगी, लर्न करने का, और सबसे ज़्यादा तो है उसे एक्ट करने का मतलब है कि उसको अप्लाई करने का फ्यूचर में। जितने कम एज के लोग होंगे वो ज़्यादा समय तक इस चीज़ को कैरी कर पाएंगे, और ज़्यादा एज के लोग होंगे वो बहुत जल्दी ज़्यादा समय तक कैरी कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो बहुत दिनों तक ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए उन्होंने हाई स्कूल के बच्चों को लिया था। द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल इज़ बिकॉज इट्स impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it। सबसे बड़ा जो रीज़न था इस प्रोग्राम का सक्सेस होने का वो यही था कि यहाँ पर पहुँचना, और तो पहली बात तो ये थी कि यहाँ जाना इम्पॉसिबल था और इसके आसपास भटकना इम्पॉसिबल था। दूसरी चीज़ तो वहाँ गए तो गए, उससे अफेक्ट ना होना। इट इज़ ईजी टू बी बेस अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग वाइल मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द कम्फर्ट जोन। कह रहे हैं जितने भी हम लोग जिस जोन में रहते हैं, लैटीट्यूड कम्फर्ट में रहते हैं, रेस्पेक्टिव लैटीट्यूड का मतलब है जिस लैटीट्यूड में हमारा देश है या कॉन्टिनेंट है, वहाँ कम्फर्ट जोन में बैठ करके आइस कैप्स की मेल्टिंग के बारे में पढ़ना, उसे फील करना, ये तो बहुत आसान है। बट व्हेन यू कैन विजुअली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग, लेकिन आप खुद देखो कि ग्लेशियर्स कैसे पीछे हट रहे हैं, आइस शेल्व्स कोलैप्सिंग कैसे ये
जो आइस शेल्फ्स हैं वो ढह करके नीचे गिर रही हैं, यू बिगिन टू रियलाइज, तब तुम्हें ये चीज़ फील होनी स्टार्ट होगी, द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल, कि जो ग्लोबल वार्मिंग की जो बताई गई है संभावना वो वाकई में बिल्कुल सही है। Antarctica, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big लिखा हुआ repercussions। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अंटार्कटिका एक बिल्कुल सिंपल इकोसिस्टम को लेकर एक ऐसी जगह है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की कमी तो है, लेकिन एक बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है जहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट को चेंज करने में, उसको बदलने में छोटी सी छोटी चीज़ किस तरीके का अपना एक जो इम्पोर्टेंस है वो रखती है। टेक द माइक्रोस्कोपिक लिखा हुआ फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन एक ग्रास होती है, कह रहे हैं वो ग्रास जिसको हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, इस ग्रास को ले लें। दोज ग्रासेस, जो ये ग्रास हैं सी दैट नरिश द एंड सस्टेन द एंटायर सदर्न ओशंस फूड चेन, ये तो जो सदर्न ओशन की जो फूड चेन है ना उसको, उसका बेस है ये। दीज सिंगल सेल प्लांट्स, जो ये सिंगल सेल प्लांट्स हैं, यूज़ द सन एनर्जी एंड एसिमुलेट कार्बन एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्या करती है, जो सन रेज है उनको एसिमुलेट करके कार्बन और इन चीज़ों को सिंथेसाइज करके ऑर्गन कंपाउंड्स हैं उन्हें भी ऑब्जर्व करती है। एंड दैट वंडरस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रोसेसेस, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है ये, कॉल्ड फाइको लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस, और यही कहलाती है फोटोसिंथेसिस। साइंटिस्ट वार्न दैट, जो साइंटिस्टों ने वार्न किया था दैट अ फर्दर डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, उन्होंने बताया था कि ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, विल अफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ फाइकोप्लैंक्टन, उस छेद के होने की वजह से हो सकता है फाइकोप्लैंक्टन के काम में कुछ इफेक्ट पड़े, विच इज़ टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल मरीन एनिमल्स। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसकी वजह से जो एक रिएक्ट होगा फाइकोप्लैंक्टन की कमी की वजह से या उसके जो काम है उसमें कमी की वजह से जो मरीन लाइफ होगी, एनिमल्स होंगे, बर्ड्स होंगे रीजन जो उस जगह के, फिर उन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ेगा वो ग्लोबल कार्बन साइकिल पड़ेगा। वो इस छोटी सी ग्रास को इसलिए ले रही है कि कोई भी इकोसिस्टम हो, कुछ भी हो, नेचर की छोटी सी छोटी चीज़ आपको अफेक्ट कर सकती है, नेचर को अफेक्ट करती है। In the parable of the phytoplankton, there is a great metaphor for existence. Take care of the small things and the big things will fall into place. छोटी चीज़ों को केयर करने से बड़ी चीज़ें अपने आप बिल्कुल सही तरीके से होंगी। My Antarctica experience was full of such लिखा हुआ है epiphanies, but the best occurred just. मेरा जो अंटार्कटिका का जो एक्सपीरियंस था, एपिफेनिस का मतलब है अचंभों से और बहुत अच्छे अच्छे सुपर नेचुरल चीज़ों से भरा हुआ पड़ता है, लेकिन जो सबसे जो अच्छा था वो जब अक्योर हुआ शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल एट द 65.55 डिग्री साउथ। इस जब ये इस डिग्री पर पहुंची, द सोकोल्स्की हैड मैनेज टू वेज हरसेल्फ इनटू अ थिक वाइट स्टेच ऑफ आइस। इसने क्या किया कि आइस की बहुत मोटी लेयर थी उसके बीच अपने आप को फंसा लिया। फंसाने के बाद लिखा हुआ है कि द पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड, इसी के बीच में, विच वाज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग फर्दर, और उसकी वजह से उन दोनों के बीच के फंसे के होने की वजह से जो हमारा वेसल था वो आगे की ओर नहीं बढ़ पाता। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न राउंड, तो हमने जो कैप्टन था हमारा उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम पीछे जा रहे हैं, यानी वापस जा रहे हैं। एंड हेड बैक नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ हमने अपना जो हेडिंग थी यानी कि उसकी ओर अपना स्टार्ट किया रुख। बट बिफोर वी डिड, लेकिन हम ऐसा कर पाते कि इससे पहले वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन, हम सब लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया कि नीचे उतरने के लिए गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन, कि हम नीचे उतरें और नीचे उतर करके, गैंग प्लैंक का मतलब है एक पट्टी टाइप की होती है जिससे हम नीचे ऊपर चढ़ने के लिए उतरने के लिए यूज़ करते हैं, और ओशन पर हम लोग वॉकिंग करें। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस, हम लोग लगभग 52 लोग थे। किटेड आउट इन गोटेक्स एंड ग्लेयर्स, वॉकिंग ऑन द स्टार्क वाइटनेस दैट सीम्ड टू स्प्रेड आउट फॉर एवर। हम लोगों ने अपने आप को, किटेड का मतलब है जो भी चीज़ें होती हैं ठंडी जगहों में यूज़ करने के लिए, वो सारी चीज़ें से अपने आप को लैश किया, और जो सब जगह फैली हुई जो वाइटनेस थी उसको हमने ऐसे फील किया जैसे कि हमेशा के लिए वो हमारे नज़र में वैसी ही रहेगी। अंडरनीथ आवर फीट वाज अ मीट्रिक थिक आइस पैक,
हम लोगों के जो पैर थे वो कई मीटर मोटी जमी जो आइस थी उसके ऊपर थी। एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, और उसके नीचे जीता जागता का मतलब है यहाँ पर उन्होंने पर्सनिफाई किया है पानी को। कह रहे हैं कि पानी की फ्लोइंग को बताया उन्होंने जीता जागता, यानी कि पानी फ्लो कर रहा है, ऊपर का पानी जम गया तो इसका मतलब जीता जागता वो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने नेचुरल वे में फ्लो नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ नीचे जो बोला गया है तो नीचे का पानी जमा हुआ नहीं है, इसलिए उसको बोला गया जीता जागता का मतलब यहाँ पर पर्सनिफाई किया उन्होंने कि जो पानी की जो प्रकृति होती है वो अपने वे में फ्लो कर रहा था। इन द पेरीफेरी क्रैब ईटर, अब यहाँ पर क्रैब ईटर का मतलब है कि जो क्रैब होते हैं केकड़े, उनको खाने वाले जो सील्स हैं वह स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्व्स ऑन आइस फ्लोज, जो किनारे जो ज़मीन थी यानी कि बर्फ़ जमी हुई थी उसके किनारे जो क्रैब ईटर सील्स थी वो अपने आप को धूप में सेक रही थी। मच लाइक स्ट्रे डॉग्स, ऐसा लगा था जैसे गली के कुत्ते इधर उधर टहलते रहते लेटे रहते हैं, इस तरीके का नज़ारा लगा था उन सील्स को देखने में। अंडर शेड ऑफ बैनियन ट्री, जो कि वो कुत्ते क्या करते हैं बैनियन ट्री के नीचे अपना लेटते हैं उस तरीके से। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रेलिवेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर्स लेटर, ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद आई वॉज स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लानट। कह रहे कि मैं इन सब चीज़ों को क्रॉस करने के बाद मैं क्या कर रही थी, जहाँ पूरी सुंदरता एक बैलेंस में बनी हुई थी प्लैनेट का, जो पूरी सुंदरता वहाँ पर बैलेंस के फॉर्म में थी, मैं वहाँ पर चहलकदमी कर पा रही थी। हाउ वुड इट बी अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस, कह रहे कैसा होगा अगर मान लो कि अंटार्कटिका एक गर्म जगह बन जाए, दैट इट वंस यूज टू बी, क्या अपने जैसी होगी है कभी, क्या इसके जैसे हम लोग अभी विजिट करने आए, क्या कभी करने आएंगे? विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम कभी इसको देखने आएंगे, फिर विजिट करने आएंगे क्या अगर ये गर्म हो जाएगा? और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मैमल्स एंड वूली राइनोस, अगर हम इस तरीके जैसे वो लोग थे, वो लोग क्या कर गए, वो इस तरीके से गायब हो गए। हु इज़ टू से, कौन कहता है? बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स, लेकिन जो एक बहुत सारे लोगों का जो टीनेजर्स लोगों का एक ग्रुप था उनके साथ यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद, वो स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, और तो और वो लोगों के अंदर अब वो जज्बा है कि वो अपनी दुनिया को बचाने का जो एक थिंकिंग है वो लेकर के चलेंगे। और आई कैन से, जो मैं ओवरऑल कह सकती हूँ वो ये है कि अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, कि बहुत ज़्यादा घटित होने के लिए कई मिलियन यानी कि 1 मिलियन जो ईयर है वो लग सकते हैं। बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, लेकिन हमें उस चीज़ को देखना है कि एक दिन से हमारे अंदर क्या इम्प्रूवमेंट होता है या क्या डिफरेंसेस आते हैं। सो दैट्स इट, जो हमारा ये चैप्टर तो वो यहीं कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो को, और जो नेक्स्ट चैप्टर है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।